आज का टॉपिक है अल्कोहल। बिल्कुल अच्छे से समझना, सिंपल टॉपिक है, कोई टफ नहीं है। लेकिन इसकी जो मेडिकेशंस हैं डेली रूटीन लाइफ में आप उनको देखने को मिलती हैं। अब डेली रूटीन लाइफ में आप ऐसे समझो कि अल्कोहल का आज की डेट में तो हर कोई यूज कर रहा है, कोई नहीं है जो अल्कोहल का यूज नहीं कर रहा। आपके पास सैनिटाइजर क्या है, 70% अल्कोहल। वायरल पे वो जो वायरस है उन पे कोई ये बात कौन सा सैनिटाइजर यूज हो रहा है जिसमें 70% प्योर अल्कोहल डली हो। यानी आज की डेट में कोई भी नहीं है जो अल्कोहल के ड्रग के बारे में नहीं जानता हो, या वो हमारी डेली रूटीन के लाइफ का हिस्सा हो गया है। तो इसको बिल्कुल उसी तरीके से हमें पढ़ना और समझना चाहिए, ठीक है। तो अल्कोहल के अंदर हम ना 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला हम करेंगे इथाइल अल्कोहल, फिर हम करेंगे डाई सल्फ्यूरियम, फिर हम कवर करेंगे मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड एज इथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल ऑल्सो कॉल्ड एज मिथेनॉल। आप समझते हैं कि जब भी ऑल वर्ड लगता है दैट डिनोट्स फॉर अल्कोहल, ठीक है। अब ये बिल्कुल डेफिनेशन माइंड में क्लियर रखनी है कि जो आप नॉर्मल रूटीन्स में जो अल्कोहल पीने वाली होती है वो होती है इथाइल अल्कोहल। ये याद रखना है, ये चीज याद करने वाली होती है। इथाइल और मिथाइल में कंफ्यूजन नहीं होना, क्योंकि आप लोग जो केसेस सुनते हो कि ये सब अल्कोहल पीने से पेशेंट बीमार हो गए या डेथ हो गई, जहरीली शराब, वो सब क्या होती है, वो मिथाइल अल्कोहल ही होती है। इथाइल और मिथाइल में अंतर कितना रह गया, इथाइल कितना CH4 और इथाइल कितना C2H6, कितना अंतर है, बिल्कुल मामूली अंतर। जब ये अल्कोहल बनती है एक थोड़ी सी गड़बड़ उस केमिकल कंपोजिशन को क्या चेंज कर देती है, और जहां वो इथाइल से मिथाइल हुआ वो आपके लिए पॉइजनस हो जाती है। क्यों पॉइजनस होती है हम इस चीज को आगे भी कवर करेंगे कंप्लीटली। पहले हम समझेंगे इथाइल अल्कोहल का है जो हमारी डेली रूटीन लाइफ का हिस्सा है, पहले उसको पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे डाइसल्फ्यूरियम, वो बताएगी कि जब आप इथाइल अल्कोहल पीते हैं उसको रोकना कैसे है। आप ऐसी टैबलेट्स देखते हो जो आपको अल्कोहल कंजम्पशन करने से रोकती है, अब वो कैसे रोकती है, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या होना है, वो सब समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मिथाइल अल्कोहल, अगर आपने इनकेस वो पी भी ली तो आप फिर अगर वो पेशेंट पी भी लेते हैं, पेशेंट पी लेते हैं तो हमें उनको फिर कैसे बचाना है, यानी मिथाइल पॉइजनिंग से कैसे कैसे हमें पेशेंट को बचाना है, ठीक है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। ये तो हम सारी प्रोसेस जानते हैं कि अल्कोहल वगैरह कैसे बनती है, ठीक है। हम अल्कोहल की बात करेंगे। अल्कोहल के बारे में कुछ सिंपल बातें बताएं कि ऑन टॉपिकल एप्लीकेशन इथेनॉल एविब्रेट्स क्विकली एंड हैज अ कूलिंग इफेक्ट। लाइनों को पकड़ते चलना है। एविब्रेट्स क्विकली तो आप देख ही रहे हैं, आप जो सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं वो आप देखते हैं कितनी जल्दी एविब्रेट्स होता है, और ये क्या फ्लेमेबल भी होता है। तो एक्शन समझने प्लस इसका एक कूलिंग इफेक्ट भी होता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये कूलिंग इफेक्ट भी दे रहा है, तो इसलिए आप सैनिटाइजर्स वगैरह इन सबको प्रॉपर यूज भी कर पाते अगर उनका कूलिंग इफेक्ट नहीं होता तो। और एक कूलिंग इफेक्ट आगे भी आएगा कि इसके कूलिंग इफेक्ट का हम फायदा भी उठाते हैं, ठीक है। क्या आएगा वो आगे देखेंगे। इट इज एन एस्ट्रिंजेंट। अब एस्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है, पहले तो हम ये समझते हैं। एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कि अल्कोहल क्या करता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, जैसे ये सेल्स हैं, इन सबको ना क्या करता है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट टाइट करवाता है। ये ध्यान रखना है, टाइट करवाता है। टाइट कराने से क्या होगा, आपकी स्किन है वो कैसी हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। सीधी सी बात है, आपके जो सेल्स अगर मैं उनको पास पास में खींच दूं तो वो सब क्या आपस में चिपकेंगे, और चिपकने से आपकी स्किन में जो फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं, जो फ्लेक्सिबल है इतनी, वो सब क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, तो सब कॉन्ट्रैक्ट होके कैसे हो जाएंगे, एकदम कैसे नेचर के में हो जाएंगे, एकदम टाइट हो जाएंगे, हार्डेंड हो जाएंगे। तो एस्ट्रिंजेंट का मतलब होता है कॉजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्किन सेल। क्या, जो हमारे स्किन सेल्स है उनको क्या करवा देता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, और उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, स्किन सेल थिक हो जाते हैं। अब आपस में सब चिपक जाएंगे तो थिक तो होनी है। अब इसका फायदा भी हम आगे चल के उठाने वाले हैं, अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं और इनका फायदा हम आगे उठाएंगे। दूसरी चीज 40 to 50%, आप देखना कितनी बढ़िया चीज लिखी है। वहीं आप 40 to 50% अगर अल्कोहल यूज कर रहे हो तो आपके लिए रूबी पेशिएंट और काउंटर इरिटेंट है। व्हाट द मीन ऑफ रूबी पेशिएंट, रूबी पेशिएंट का मतलब अगर आपने कोई भी चीज अगर आपने कभी इस्तेमाल करी, आपको पता है कि रेडनेस आती है। कोई इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट्स, कोई ड्रग्स इतने इस्तेमाल करें आपने, जैसे उनको लगाने के बाद देखा एकदम रेडनेस आ गई, तो रूबी पेशिएंट मीन्स होता है कि वो रेडनेस कॉल्स करे। और काउंटर इरिटेंट वर्ड बहुत अच्छे से समझना है। ये वर्ड का मतलब है कि कुछ ऐसे, जैसे आपने बहुत सारे टाइगर बॉम्ब, पॉलिनीजेल, वॉलिट्रा, ये क्या करते हैं, आप जैसे ही लगाते हो तो आपको जलन देते हैं। कभी सोचा है कि यार ये जलन क्यों देते हैं, ऐसी क्या वजह है कि ये आपको जलन दे रहे हैं। ये उसमें जानबूझ के आपको जलन दी जाती है, जानबूझ के। क्यों,
क्योंकि जितनी देर में आपका, जैसे आपने सपोज आपको पेन हो रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, ठीक है, आपने कोई बाम अपने सर पे लगाया, तो उससे क्या हुआ, अब वहां पर एकदम काउंटर इरिटेट, एकदम आपको जलन हुई, आपको एकदम इरिटेटिंग फील होगा, और वो इरिटेटिंग क्या करता है कि आपका जो टोटल पूरा ध्यान है वो उस पर डाइवर्ट कर देता है, और उतनी देर में जेल अपना काम कर लेता है। अगर आपका ध्यान आपके उसी हेडेक पे ही बना रहेगा तो आपका जेल भले काम भी कर ले, मगर एट अ लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको यही फील होगा कि यार नहीं, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए काउंटर रिटेंट्स डाले जाते हैं। वो क्या करते हैं, आपका पूरा का पूरा जो माइंड सेट है वो डाइवर्ट कर देते हैं एक साइड से दूसरी साइड पर, जिसकी वजह से क्या हुआ आपका ध्यान कहाँ चला गया, आपका ध्यान चला गया कि अरे अच्छा, अरे ये यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ इरिटेशन हो रही है। उतनी देर में उसके अंदर जो क्या डाइक्लोफिनेक डला या कोई भी पेन किलर या एंसिड्स डली है वो अपना काम कर लेते हैं। और आपको जब इरिटेशन वो कम होती है तो आपको क्या साइकोलॉजिकल लेवल पे क्या होता है, एकदम इतनी भयंकर इरिटेशन होती है, जब इरिटेशन डाउन होती है तो आपको ऑटोमेटिक लगने लग जाता है हाँ रिलीफ मिल रहा है। तो ये आपकी साइकोलॉजी से खेलने के लिए उसमें काउंटर इरिटेंट डाले जाते हैं, और ये भी पेशेंट भी यही काम करते हैं कि स्किन को रेड कर देते हैं कुछ जगह पर, जिससे आपके वो ध्यान को वहां पूरा डाइवर्ट कर दें। ऐसी तीन चीजें होती है, एक होता है रूबी पेशेंट, एक होता है काउंटर इरिटेंट, और एक वर्ड और होता है वो होता है कूलेंट। एक कूलेंट भी होता है, अगर आप कुछ ऐसे होंगे जो आपको एकदम आप लगाने पे आपको एकदम ठंडक देते हैं। मैं आपसे एक बात पूछूं, ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पूछता हूँ, किसी पेशेंट को क्या अल्सर होके रखा है, ठीक है, या फिर वुंड है, ओपन वुंड है, अगर ओपन वुंड पे मैं ऐसी चीज लगाऊं जो आपको काउंटर इरिटेंट दे और जलन दे, आप उस प्रोडक्ट को कभी इस्तेमाल करेंगे? कभी नहीं करेंगे। उस जगह पर आपको कैसे बर्न हुआ है, तो बर्न वाली जगह पर पहले ही जलन हो रही है, मैं और जलन कर दूं फिर। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि कूलेंट जनरली उन चीजों में डाले जाते हैं, मतलब जनरली उन चीजों पे जो ओपन रहती हैं जैसे बर्न हुआ है तो भयंकर जनरली, तो वहां पर ऐसी चीजें आपको चाहिए जो आपको ठंडक दें, तब तक वो अपना काम कर ले। और जो एकदम क्लोज चीजें हैं जहां पर आपको क्या एक्सपोजर नहीं हो रहा, क्लोज चीजें अंदर, जैसे हेडेक पेन है और ऐसे पेन से मसल पेन है, तो वहां पर काउंटर रिटेंट्स डाले जाते हैं कि आपका ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो ये बहुत अच्छे से चीजों को समझना, एकदम कैच करना कि कब रोबी पेशेंट यूज करा जाता है, कब काउंटर इरिटेंट यूज करे जाते हैं, और अब कब कूलेंट यूज करे जाते हैं, ठीक है। अब एल्कोहल इज एन ऑल्सो एन एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है। अब ये वही बात आ गई कि एट 70% इट हैज मैक्सिमम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, इसीलिए आपके में 70% प्योर एल्कोहल डाली जा रही है। क्यों? उस बस ये 70% तक ही अपनी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज को करता है, आप उससे ऊपर गए तो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी लूज हो जाती है, ठीक है, या फिर आप उससे नीचे गए तो भी। तो 70% का इसका मैक्सिमम रहता है, इसीलिए वायरल, इसलिए आपसे कोई पूछ सकता है कि 70% ही क्यों डाल रहे हैं अल्कोहल, इसलिए डालते हैं क्योंकि 70% पे अल्कोहल अपना मैक्सिमम एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी शोज करता है, इस वजह से। मगर अल्कोहल स्पोर्ट्स पे काम नहीं करता। अब ये स्पोर्ट्स क्या होता है, आपको पता है कि दो चीजें होती हैं एक तो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया का स्पोर्स होता है। अगर स्पोर्स को भी खत्म करते हैं तो उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। जो आपकी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पर एकदम प्योर स्टेराइल करते हैं कि वहां पर स्पोर्स भी नहीं होते जब रिएक्शंस होती हैं। अगर स्पोर्स ना मार के बैक्टीरिया वायरस मार दें, जो बस जिनको मार के आपका काम चल गया, आपको स्पोर्स से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्पोर्स इज द इनएक्टिवेटेड फॉर्म, वो इनएक्टिव कंडीशन में होता है, वो आपको तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन वो रिएक्शंस में गड़बड़ कर सकता है। इसलिए जब केमिस्ट्री लैब और इन सब में आप स्टेलाइज करते हो चीजों को प्रॉपर, लेकिन जब आपकी लिविंग की बात आती है तो सिर्फ आप क्या करते हो, डिसइंफेक्ट। ये दो वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, डिसइंफेक्ट एंड स्टेलाइजेशन। डिसइंफेक्ट कहाँ, जब स्पोर्स जिंदा है मगर बैक्टीरिया जो आप इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है वो खत्म हो गया। लेकिन अगर स्पोर्ट्स बचा है, स्पोर्ट्स को भी खत्म कर दो तो स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन जनरली कौन चीजों में करा जाता है, नॉन लिविंग्स में, क्योंकि वो थोड़ा खतरनाक होता है। आपको डिसइंफेक्टेंट करा जाता है, स्टेलाइज नहीं करा जाता, ठीक है। ये तो इसका था लोकल एक्शन। अब दूसरा हम पढ़ेंगे कि ये ब्रेन पे क्या डालता है, इसका ब्रेन पे क्या इन्फेक्शन, ब्रेन पे क्या काम है। अब सीधा सीधा लिखा है कि स्मॉल डोज में, आपको पता है कि स्मॉल डोज में अगर आप अल्कोहल ले लो, ये पहली बात तो ये सीएनएस डिप्रेशन है, इसी वजह से। अब ये सीएनएस समझना, हम लोग क्यों लेते हैं अल्कोहल, लेने का रीजन क्या है, इतना टेस्ट में भी अच्छा नहीं है, स्मेल करता है, सब कुछ बात है, लेकिन फिर भी क्यों लेते हैं,
इसका रीजन है सीएनएस पे इफेक्ट होना। ये सीएनएस डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट का मतलब क्या कि आपको कुछ फील नहीं होने देगा, यानी आपकी सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देगा। तो आपके माइंड में कोई भी बात चल रही है तो आप उसको सोच ही नहीं पाते। अब हमारी जिंदगी की हर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? सोचने से। आप खुद जानते हैं, सोचना बंद, सब बंद। तो ये क्या है, सीएनएस को डिप्रेस करा देता है, इसलिए आपकी सोचने की, बोलने की, सुनने की सारी जितनी भी प्रोबेबिलिटीज है उन सबको क्या डिप्रेस कर देता है। और आप स्मॉल डोज में जब लेते हैं तो आपको यूफोरिया फील होता है। व्हाट द मीन ऑफ यूफोरिया? यूफोरिया का मतलब होता है क्या, एकदम सब कुछ अच्छा चल रहा है, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। इसलिए बोले एकदम कैसे रिएक्ट करते हैं, ओपन अप हो जाते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। तो यूफोरिया होता है कब? स्मॉल डोज में। ये याद रखना है, लार्ज डोज में तो आप फिर पॉइजनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो आपको उल्टी होगी, फिर आप चल नहीं पाओगे, वो सब क्या होगा आगे पड़ेंगे। स्मॉल डोज में यूफोरिया हो रहा है, यानी फीलिंग ऑफ क्या, हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। प्लस मॉडरेट डोज क्या करेगा? अब अपन नीचे आते हैं, स्मॉल डोज समझ लिया। मॉडरेट डोज में आपको होने वाला है मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड, जो आपकी मसल्स है उनके बीच का कोऑर्डिनेशन इम्पेयर हो। क्यों होता है? विजुअल एक्टिविटी मतलब होता है कि विजन, जो क्लियर विजन है वो डिस्टर्ब हो जाता है, आपको प्रॉपर दिखाई नहीं देगा अगर मॉडरेट अमाउंट में लिया। चलो ये तो समझ आ गया, नहीं दिखाई देगा क्यों? क्योंकि ये सीएनएस को डिप्रेस करता है। लेकिन मस्कुलर कोऑर्डिनेशन क्यों? क्योंकि जो ये है ना, ये आपके ब्रेन का एक पार्ट होता है, डेट्स कॉल्ड सेरिबेलम। ये सेरिबेलम को अफेक्ट कर देता है, और सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के बैलेंस, सब के लिए सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और एक बार वो अफेक्ट हुआ तो वो आपके मसल कोऑर्डिनेशन, यानी मेन आपको बोले तो आपका गेट आप समझते हो, आपको जो चलते हो आपका गेट होता है ना, गेट पैटर्न खराब कर देता है। तो फिर कौन सा गेट नजर आता है? नजर आता है एटेक्सिक गेट। एटेक्सिक मतलब होता है, एटेक्सिक होता है कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई भी गेट नहीं, या फिर ड्रंकन गेट। एटेक्सिक गेट ऑल्सो कॉल्ड एज ड्रंकन गेट। पेशेंट कैसे भी चल रहा है, कहीं भी चल रहा है, क्यों? क्योंकि मसल्स में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसका ब्रेन से और मसल से कोऑर्डिनेशन खत्म हो गया, क्योंकि सेरिबेलम को डिप्रेस कर दिया तो उसने क्या, ब्रेन और मसल का कोऑर्डिनेशन बिगाड़ दिया। हायर डोज, अब वहीं आप अगर बहुत ज्यादा डोज में ले लोगे तो मेंटल क्लाउडिंग स्टार्ट हो जाती है। व्हाट इज मेंटल क्लाउडिंग? मेंटल क्लाउडिंग का मतलब होता है, मेंटल क्लाउडिंग ऑल्सो नोन एज मेंटल फॉग और ब्रेन फॉग। फॉग का मतलब समझ रहे हो आप? ऐसा समझ लो धुंधलापन। अब धुंधलापन आ गया तो वो चीजों को कैसा कर देगा, आप कैसे हो जाओगे, लेज वेकफुल। आपको ना एकदम ऐसा जैसे सो भी रहे हो और जग भी रहे हो। लेज आपने देखी ऐसे लोग, लेज वेकफुल होते हैं, नॉट अवेयर ऑफ द सराउंडिंग्स, मीन्स फॉगी। एकदम ऐसा कैसा लग रहा है, फॉगी। फॉगी मतलब क्या, उनके ना उन्हें कुछ सुनाई दे रहा है ढंग से, ना वो बोल पा रहे हैं, ना वो देख पा रहे हैं, ना वो सोच पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ड्राउजीनेस टाइप की सभी। मेंटल फॉग एक बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर सब आ जाता है। फिर वो ड्राउजीनेस हो, एंजाइटी हो, वर्टिगो हो, सब कुछ। मेंटल मतलब पूरे मेंटली लेवल की बात है। क्लाउडिंग हो गई मतलब जितने भी मेंटल फंक्शंस है वो सब क्या, डिमिनिश्ड हो गए, यानी इम्पेयर्ड जजमेंट, ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, इवन क्या कोमा में भी जा सकते हो, इवन डेथ भी हो सकती है। कैसे? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से। क्यों? कि सारे फंक्शन क्या, डिमिनिश्ड हो गए, तो आपकी जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो भी डिप्रेस्ड हो जाती है, बॉडी उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती और आप सांस नहीं ले पाते, जिससे इवन डेथ भी हो जाती है। ठीक। प्लस जिन लोगों को इपिलिप्सी के पेशेंट होते हैं ना, उन लोगों में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इपिलिप्सी के पेशेंट्स में कन्वर्जन्स आप समझते हैं ना, एकदम कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं, भयंकर मिर्गी टाइप का। मिर्गी बोलते हो ना, मिर्गी के पेशेंट्स में एकदम मिर्गी आ जाती है, वो सब एकदम इनिशिएट कर देती है अल्कोहल इपिलिप्टिक पेशेंट्स में। अब फैटी लिवर और सिरोसिस ये क्यों होता है? अब मैं आपको ये बता भी चुका हूँ, आप लोग को पता भी है क्या कि अल्कोहल क्या है हमारे बॉडी में। जैसे मैंने ड्रग वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि बॉडी में जितने भी ड्रग है वो मैक्सिमम कहाँ कहाँ मेटाबोलाइज होता है, लीवर में। सारे ड्रग, यानी अल्कोहल भी कहाँ मेटाबोलाइज होता है, लीवर में। और अगर ज्यादा अमाउंट में, अब छोटे मोटे अमाउंट में तो लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है, इसलिए आप बोलते हो लीवर खराब हो गया। छोटे मोटे अमाउंट में तो लीवर चलो उसको मेटाबोलाइज, ज्यादा अमाउंट में पी तो क्या होगा, वो लीवर में स्टोर हो जाती है, लीवर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाता, फिर वो स्टोर रह रह के लीवर को ही सड़ा देती है। सिरोसिस यानी क्या, क्रॉनिक लीवर डैमेज एंड इट्स फेलियर, उसको सड़ा देती, खराब। क्यों? अब लीवर मेटाबोलाइज ही नहीं कर पा रहा भैया। थोड़े बहुत अमाउंट में पियो तो थोड़ा बहुत अमाउंट में तो लीवर उसको करता रहेगा, लीवर का काम ही है मेटाबोलाइज करना। अगर ज्यादा अमाउंट में पी लोगे तो भैया जो है मेटाबोलाइज करता है उसी को खराब कर दोगे। उसका जब वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा, उसके अंदर स्टोर होती रहेगी तो खराब तो करनी है। तो क्या, रिजल्ट इन क्रोनिक कंजप्शन ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ एल्कोहल। ठीक है, आप खतरनाक एल्कोहल पी रहे हैं तो आपका फैटी लीवर बहुत कॉमन आपने सुना हुआ है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हर बॉडी का 90% चीज है, मेटाबॉलिज्म कहाँ होती है, लिवर में। ये सब मैं आपको ड्रग वाले जो आपको बेसिक बताया था उसमें मैंने आपको ये सब सारी चीजें बताई थी।
कुछ इफेक्ट्स और क्या होंगे, अदर इफेक्ट्स क्या होते हैं, एल्कोहल कॉजेज वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि जो आपकी वेसल्स है उनको डायलेट करा देगा, और डायलेट क्या होगा, डायलेट की वजह से क्या होगा, बीपी भी कम होगी इन पेशेंट की। स्टार्टिंग में आप पेशेंट की देखोगे पेशेंट की बीपी गिर जाएगी, बीपी गिर जाएगी, प्लस जो ब्लड फ्लो की रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए ये पेशेंट गर्म भी हो जाते हैं। ब्लड फ्लो, जब ब्लड धीरे धीरे ट्रेवल करेगा तो आपको फील होगा, तो उस वजह से क्या पेशेंट गरम गरम फील होते हैं, कॉजिंग बॉम। वो पेशेंट को गर्म क्यों हो जाता है, वैसे वैसे ध्यान रखना इन पेशेंट में, जो जिनको पेशेंट को लो बीपी होती है ना, या जिन पेशेंट को हार्ट की प्रॉब्लम होती है उनको बहुत दिक्कत आती है अल्कोहल से। भैया लो बीपी पहले ही है, वैसोडाइलेशन हो गया उस वजह से और बीपी गिर जाएगी। हार्ट की प्रॉब्लम है, वैसे ही हार्ट पर प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा भैया, और वैसोडाइलेशन की वजह से और ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा, मायोकार्डियल इश्यूमिया हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, इट इट ऑल्सो इंक्रीज गैस्ट्रिक सीक्रेशन। गैस्ट्रिक सीक्रेशन समझ रहे हो क्या, हमारे बॉडी में यूरिन, फीकल, ये सब को एकदम हैवी इंक्रीज कर देता है, इसलिए आप खुद देख रहे हैं पेशेंट क्या कुछ कर देते हैं वो खुद नहीं समझते। और सबसे बड़ी चीज ये एपेटाइजर का भी काम करता है, यानी आप जैसे ही पीते हो तो आपको भूख भी लगने लग जाती है। इसलिए आपने शायद कुछ लोगों को बोलते हुए सुना होगा, तो वो बोलते भी हैं कि क्या, कि खाना खाने से पहले पियो। क्या, पहले तो भूख को भी इनिशिएट कर देंगे, दूसरी अगर आप खाना खाने के बाद खाओगे तो वो क्या करेंगे, आपको गैस्ट्रिक सीक्रेशन इनिशिएट होने की वजह से आपको वॉमिटिंग भी हो जाएगी। इसलिए ये लोग क्या करते हैं जो थोड़ा पी दिया तो इसलिए क्या बोलते हैं कि भैया खाना खाने से पहले पियो, कि गैस्ट्रिक सीक्रेशन का भी असर ना हो, प्लस ये एपेटाइजर का भी काम करती है। तो थोड़े अमाउंट में एपेटाइजर का काम करती है, ध्यान रखना, लार्ज अमाउंट में नहीं। प्लस मैंने आपको लिपिड पढ़ाई थी, मैंने आपको लिपिड में बताया था कि जो हाई डेंसिटी लिपिड है वो बॉडी के लिए अच्छा है, मगर लो डेंसिटी लिपिड है वो बॉडी के लिए खराब है। लो डेंसिटी लिपिड किसको लेके चल रहा था, कोलेस्ट्रॉल को, और जो वेरी लो डेंसिटी लिपिड था वो ट्राइग्लिसराइड को। तो ये बॉडी में जो हाई डेंसिटी लिपिड होता है ना, अगर नहीं अगर लो डोज में लोगे तो हाई डेंसिटी लिपिड को बढ़ाएगा और लो डेंसिटी लिपिड को कम करेगा अभी स्टार्टिंग में, और जब क्रोनिक फॉर्म में लेते जाओगे, क्रोनिक फॉर्म में फिर ये उल्टा कर देता है, फिर ये हाई डेंसिटी लिपिड को कम करेगा और लो डेंसिटी लिपिड को बढ़ाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में भी बोलते हैं कि आपने का सुना भी होगा कि फैट कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए थोड़ा बहुत लेने को बोलते भी हैं। तो लो डोज में अगर आप एक थोड़ी बार ले रहे हो तो आपके एचडीएल आपकी बॉडी के लिए कैसा है, अच्छा है, और एलडीएल आपकी बॉडी के लिए खराब है, कोलेस्ट्रॉल को क्या है, एक्यूमुलेट करता है, तो ये कम करता है। सब ध्यान रखना मगर लो डोज में, ये बहुत जरूरी है लाइन, ठीक है। और प्लस एल्कोहल डायूरेटिक भी, इसलिए आपने पेशेंट को देखा होगा, पेशेंट बार बार यूरिन जाता है, क्यों जाता है, आपको पता है कि आपके बॉडी में एक हार्मोन होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है, आपकी यूरिन को कम करता है। आपके बॉडी में जब भी एंटी डायूरेटिक, यानी आपको जब भी आपके बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाती है तो ये आपकी यूरिनेशन को कम कर देता है, और बॉडी में क्या कर देता है, जो फ्लूइड का है वो रीअपटेक बढ़ा देता है, ठीक है। मगर ये अल्कोहल क्या करता है, इसी हार्मोन के लेवल को गिरा देता है। अगर अब ये गिर गया तो फिर अब पे सीधी बात है, ये रोकता था, अब तुम रोकने वाली चीज एक तरीके से गेट था, अब तुम गेट को ही हटा दोगे तो यूरिन तो पेशेंट जाएगा ही, रास्ता मिल गया। यानी ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन का के लेवल को डिक्रीज कर देता है, इसलिए पेशेंट बार बार यूरिन जाता है। मतलब बॉडी में फ्लूइड कम हो जाए, बॉडी में फ्लूइड कम हो गया फिर भी पेशेंट बार बार यूरिन जाएगा, और ये पेशेंट के लिए आप सोच सकते हो कितना खतरनाक है। इसलिए बॉडी में क्या, इसलिए पेशेंट को हाइपोवॉलेमिक भी हो जाता है, हाइपोवॉलेमिक शॉक भी लग जाता है। हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड का वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो शॉक में चला जाता है। प्लस क्या क्या यूजेस है, ये सब वही सर है। 70% एल्कोहल क्या अप्लाइड टॉपिकली पड़ गया, आप अप्लाइड टॉपिक, ये तो वो भी बात है ना, आप यूज कर ही रहे हो। बेड सोर्स में क्यों करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था। अभी अगर अब आपको याद आना चाहिए कि मैंने बेड सोर्स में क्या होता है, जो आपकी स्किन है वो दूर दूर चली गई, स्किन क्या है, सोर्स क्या होता है, स्किन में आपकी दूर दूर चली गई, गैप बन गया, वुंड हो गया, तो ये किसको इनिशिएट करेगा, मैंने आपको बताया था एल्कोहल कराता है क्या, एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट दिखाता था। मैंने क्या बोला था कि जो बॉडी के जो स्किन के सेल्स थे उनको कॉन्ट्रैक्ट करा के पास में खींचता है, तो हमने उसी चीज को यूज में ले लिया। इसमें क्या हो गया, सेल्स दूर दूर ही तो चले गए हैं और बीच में गैप बन गया है, यानी जो बीच के सेल्स थे वो टूट गए हैं, डैमेज हो गए, इसलिए बीच में गैप बन गया। तो उस डैमेज, तो हम क्या कर सकते हैं, उन जो पर्टिकुलर सेल्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट करा के, उन पर्टिकुलर सेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा के हम वहां पर क्या कर सकते हैं, वेट सोर्स को हील कर सकते हैं। इसलिए स्किन पर जब भी वेट सोर्स या वगैरह ये सब कुछ होते हैं तो ये उसके भी काम आता है। प्लस एल्कोहलिक स्पॉन्जेस आर यूज्ड टू रिडक्शन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। अब ये वही चीज, स्पॉन्जेस तो आप समझने लगा, तो एल्कोहल स्पॉन्जेस यूज क्यों करते हैं, क्योंकि अपन स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे कि ये कूलेंट का भी इफेक्ट कर रहा था, इसका कूलिंग इफेक्ट भी था, ठीक है, तो इसलिए भी यूज करते हैं। प्लस एपिटाइट स्टिमुलेट तो ये है ही है,
एपेटाइट स्टिमुलेट यानी 50 ml ऑफ 6 to 10% अल्कोहल बिफोर मील इज एन एपेटाइट, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। अच्छा, किसी ने क्वेश्चन पूछा स्टूपर का मतलब क्या होता है। स्टूपर का मतलब होता है नमनेस और इनसेंसिबिलिटी। जब पेशेंट आप एकदम नम हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कोई भी सेंस उसको फील नहीं हो रहे हैं, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एकदम लैक हो गया है, उसको बोलते हैं स्टूपर। ठीक है। प्लस न्यूरल्जिया, अब ये बहुत ये ट्रीटमेंट पॉइंट्स है। न्यूरल्जिया, अभी ये सब अपन ट्रीटमेंट पॉइंट्स ही तो पढ़ रहे हैं कि एंटीसेप्टिक है भैया, वेट सोर्स में काम कर रहा है, अल्कोहल स्पॉन्जेस अपन को टेम्परेचर कम करेगा, कूलिंग इफेक्ट है, एपिटाइट है कि जिन पेशेंट्स को जिनको भूख नहीं लगती तो उनको अपन ये दे सकते हैं। प्लस ये न्यूरल्जिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया आप पढ़ के आए हो, है ना। क्या होता था ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, जो ट्राइजेमिनल हमारी फिफ्थ नर्व है जिसकी 3 ब्रांचेस होती थी, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। अगर इस नर्व में क्या हो जाए, ये नर्व डैमेज हो तो भयंकर फेस पर, क्योंकि आपको पता है ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ फेस के 3 पार्ट को कवर करती है। ऑप्थेल्मिक वाली ब्रांच है, अगर आपका ये इस तरीके से ये आपका फेस है तो ऑप्थेल्मिक वाली ब्रांच है आंखों के इधर, मैक्सिलरी वाली यहाँ तक और मैंडिबुलरी वाली पार्ट इस पार्ट को। इसके क्या मिक्स्ड, ये मोटर प्लस सेंसरी दोनों को सप्लाई करते हैं, यानी मोटर जो फेस पे आप एक्सप्रेशन मोटर काम करते हैं मसल को वो भी करती है प्लस सेंसेशन भी। तो जैसे ये नर्व एकदम इरिटेट हो जाते हैं तो भयंकर पेन होता है। और ये ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया ये बहुत बड़े एक्टर को भी है, सलमान खान को भी एकदम इतना पेन होता है कि पेशेंट इस मान लो कि एकदम ऐसा लगता है कि मर ही जाए, इतना खतरनाक इसका पेन होता है। तो उसमें क्या इसमें लिखा नहीं है, लिख लेना 99.9% 99.9% प्योर अल्कोहल का इंजेक्शन लगाया जाता है इसी नर्व में, तब ये नर्व जाके शांत होती है। ठीक है। तो ये पेन रिलीफ को पेन में काम करती है वो, लेकिन वो करती क्या है, वो नर्व कॉज परमानेंट लॉस ऑफ ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन जो इफेक्ट जा रहा है पेन जा रहा है उसको शांत कर देती है और पेन को कम हो जाता है। जो ट्राइजेमिनल नर्व कौन सी नर्व है, फिफ्थ नर्व है जिसकी 3 ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, और मोस्ट कॉमन होती है मैक्सिलरी ब्रांच। ये ऑप्थेल्मिक है, ये मैक्सिलरी है और ये मैंडिबुलर है। ठीक है। तो जो मैक्सिलरी ब्रांच है ये मोस्ट कॉमन, जो मैक्सिलरी वाला ही बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। ये सलमान खान का ध्यान रखना, इसलिए ऐसे केसेस बहुत ज्यादा होते हैं जो थोड़े आई होते हैं तो पूछ लिए जाते हैं किसमें, वाइवा वगैरह में। 99% प्योर अल्कोहल का लगाया जाता है। प्लस मिथेनॉल पॉइजनिंग, अब ये आपको क्या बोल रहे हैं भैया, जब आप अगर किसी पेशेंट ने सोच लो मिथेनॉल पी लिया है जो ऑलरेडी जहरीला है, उसमें भी आप पेशेंट को इथेनॉल पिलाते हो, क्यों पिलाते हो आगे देखेंगे। क्योंकि जब आप इथेनॉल पिला दोगे तो वो बॉडी में, अब देखो मिथेनॉल बॉडी में ये बात सही है कि अलग रिएक्शन करेगा, इथेनॉल अलग करता है तभी तो, क्योंकि इथेनॉल कोई प्रॉब्लम नहीं करता, मिथेनॉल आपको मार देता है। तो जब आप इथेनॉल पिला दोगे तो ये इसकी जो प्रोसेस है इसको डिस्टर्ब कर देता है। क्या प्रोसेस अभी आगे समझेंगे, डिस्टर्ब कैसे करता है समझेंगे, मगर ये इसकी प्रोसेस को डिस्टर्ब, अभी मिथेनॉल की जब मिथेनॉल आएगा ना उसमें एक प्रोसेस होती है तो मैं बताऊंगा कि उस प्रोसेस को ये डिस्टर्ब कर देता है इथेनॉल। तो इसलिए आप इस मिथेनॉल पॉइजनिंग में भी इसको यूज करते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया इथेनॉल पॉइजनिंग, इथेनॉल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट 3, मैंने बोला 3 पार्ट कंप्लीट करने, इथेनॉल, डाइसल्फ्यूरियम और मिथेनॉल। डाइसल्फ्यूरियम क्या है ये समझना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। डाइसल्फ्यूरियम क्या है, ये डाइसल्फ्यूरियम एक ऐसा ड्रग है जो उन पेशेंट को दिया जाता है जो बहुत ज्यादा इथेनॉल यानी अल्कोहल बहुत ज्यादा कंजप्शन करते हैं। ये करता क्या है, ये समझने वाली पॉइंट है, करता क्या है। देखो भैया पहले तो मैं बता देता हूँ करता क्या है, फिर कैसे करता है वो सब इसमें नहीं लिखा है, वो मैं आपको फिर समझाऊंगा। ठीक है। इथेनॉल क्या करता है, आपके बॉडी में एक प्रोसेस चलती है, जैसे ही आपने इथेनॉल पिया, इसमें नहीं लिखा है पहले समझो, ये अभी बाद में पढ़ेंगे, जो मैं समझा रहा हूँ अच्छे से समझ लो। ठीक है ना। जैसे आपने इथेनॉल पिया, इथेनॉल जैसे ही पिया वो बॉडी में जाता है और बॉडी को एक एंजाइम उस पे जाके लगता है, उसका नाम है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, यानी इथेनॉल का वो डिहाइड्रोजिनेस करेगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, इथेनॉल को अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस करके वो उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एसिटाल्डिहाइड में, एसिटाल्डिहाइड में इसको कन्वर्ट कर देता है। ध्यान रखना है किसमें कन्वर्ट करा, एसिटाल्डिहाइड में। अब इस एसिटाल्डिहाइड को क्या करेगा, सर वॉइस क्लियर नहीं है, अच्छा आप फिर से बताना, वॉइस क्लियर नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। क्या करा हमने, जैसे इथेनॉल पिया, इथेनॉल जैसे ही बॉडी में गया तुरंत उसमें एक एंजाइम मिलता है, एंजाइम का नाम क्या है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, नाम पे ही जाओ, अल्कोहल पिया तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, और उसको उस
इथेनॉल को कन्वर्ट कर देता है किसमें, एलडी क्या, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, याद रखना एसिटल्डिहाइड। अब इस एसिटल्डिहाइड नाम पे फिर जाओ तो एसिटल्डिहाइड पे अब कौन सा एंजाइम आएगा, एंजाइम आता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। दो बार डिहाइड्रोजनेस होना है उसका, पहले अल्कोहल था तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, अब एसिल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। अब कौन सा आना है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम अब आना है। पहले इथेनॉल थी तो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस आया, उसने कन्वर्ट करा एसिल्डिहाइड में, एसिटल डिहाइड। एसिटल डिहाइड को कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम आया, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, उसने इसको बनाया एसीटेट। यानी जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है बॉडी के अंदर वो बनता है एसीटेट। क्या पीने से, क्या पीने से, इथेनॉल, नॉट मिथेनॉल, ध्यान रखना है ये इथेनॉल के लिए। इथेनॉल पी, क्या हुआ, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस डाला, एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड पी के हमने एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम मिला और वो फाइनली कन्वर्ट हो गया एसीटेट। ये बॉडी में जाता है, ठीक है, ये बॉडी में आपके रहता है नॉर्मल। अब ये डाइसल्फ्यूरिन करता क्या है, डाइसल्फ्यूरिन एक्चुअली क्या करता है ना कि अगर ये डाइसल्फ्यूरिन की टेबलेट है ना, ये आपको अल्कोहल से पहले ही दे दी जाती है। जब भी आप अल्कोहल पीने वाले हो तो आपने देखा होगा बहुत से लोग चुपके से और ऐसे घर वाले खिला देते हैं। अब क्या होगा, आपको क्या सिम्टम आएंगे मालूम, आपको प्रॉपर वही सिम्टम आएंगे जो आपने अगर ज्यादा अल्कोहल, अगर या तो आप हैवी अल्कोहलिक हो, अगर आपने अल्कोहल नहीं पी तो जो आपको सिम्टम्स आते हैं ना वो सेम सिम्टम्स आपको अल्कोहल पीने पे आएंगे। यानी पेशेंट, अब देखो पेशेंट क्यों पीता है, पेशेंट छोड़ना भी चाहे मगर वो क्यों पीता है, क्योंकि उसको सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आप वही सिम्टम आपको पीने पर भी आए तो आप उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। आप अगर छोड़ना भी चाहो, सिम्टम की वजह से नहीं छोड़ पाते, मगर मैं आपको क्या करूं, क्या उसी से मैं सिम्टम दिलाऊं तो आप उसको छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। तो ये करता क्या है, डिसल्फ्यूरिन क्या करता है, इथेनॉल तो आपने पी भैया, ठीक है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जला, एसिल्डिहाइड बन गया। अब जैसे ही एंजाइम आता है कौन सा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, डाइसल्फ्यूरिन चला आएगा और इस एंजाइम को ब्लॉक कर देगा। यानी वो एसिटल्डिहाइड को एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होने देगा। यानी बॉडी में अल्कोहल पीने से बनना तो एसीटेट चाहिए था, मगर क्या बन के रह गया, एसिटल्डिहाइड। क्या बन के रह गया, डाइसल्फ्यूरिन ने क्या करा, जो एसिड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस उसको ब्लॉक करा, जिसकी वजह से बन के रह गया एसिल्डिहाइड। अब ये जो एसिल्डिहाइड है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होके बिल्कुल सेम ऐसे ही सिम्टम्स दिखाता है। जब कब वो ऐसे सिम्टम्स आते हैं, जब पेशेंट को अगर अल्कोहल, जो क्रोनिक पेशेंट है उसको अल्कोहल ना मिले तो सेम वही सिम्टम आएंगे। तो अब आपको ये ड्रग की मैकेनिज्म इसमें नहीं लिखी है, आपको समझ आनी चाहिए। इथेनॉल से, ठीक है, एक क्विक रीजन 10 सेकंड में, इथेनॉल से बना एसिल्डिहाइड, किसकी प्रेजेंस में, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, एसिल्डिहाइड से एसिटल डिहाइड्रोजनेस से बना एसीटेट, मगर डाइसल्फ्यूरिन जो आपकी क्या है, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से एसिल्डिहाइड रह जाता है, एसिटल डिहाइड रह जाता है और वो सारे वही सिम्टम्स दिखाता है। यानी इट इज यूज्ड इन पीपल विद क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, डाइसल्फ्यूरिन इनहिबिट द एंजाइम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस। इसमें तो सिर्फ यही लिखा है, मगर आपको पूरी पता होगी तभी तो आप समझ पाओगे कि एसिटल डिहाइड्रोजनेस क्यों है ना। तो अगर आप अल्कोहल इज कंज्यूम्ड आफ्टर टेकिंग डाइसल्फ्यूरिन, पहले डाइसल्फ्यूरिन की टेबलेट खिला दी तो फिर आपकी बॉडी में एसिटल्डिहाइड एक्यूमुलेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस एंजाइम नहीं बनेगा, तो जो आपकी स्टेज एसिल्डिहाइड है वो एसीटेट में कन्वर्ट नहीं होगी, तो एसिल्डिहाइड रह गया, एसिल्डिहाइड एक्यूमुलेट होगा, वो क्या कुछ देर बाद क्या सिम्टम्स दिखाएगा, फ्लशिंग। फ्लशिंग एकदम कैसा, उल्टी जैसा, और फ्लश एकदम ऐसा लगेगा बॉडी के बाहर, थ्रोम्बिंग, हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, स्वेटिंग, हाइपोटेंशन जैसे खत्म हो फटाफट आना, हाइपोटेंशन, कंफ्यूजन कॉल्ड द एंटाव्यूज रिएक्शन। अब ये इसको एंटाव्यूज रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, ये सेम वही रिएक्शन आते हैं जो पेशेंट अगर अल्कोहल ना ले तो, इसलिए इनको एंटाव्यूज रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से ड्रग्स है, डाइसल्फ्यूरिन तो अपन ने पढ़ाई, प्लस और भी ऐसे आते हैं जैसे मेट्रोनाइडाजोल, टॉलब्यूटामाइड, ये बहुत कॉमन, टॉलब्यूटामाइड इतना कॉमन ड्रग है, टॉलब्यूटामाइड आप बहुत ज्यादा, ठीक है। तो मेट्रोनाइडाइल, डाइसल्फ्यूरिन, टॉलब्यूटामाइड, सेफ्लोरोस्पोरिन, क्लोरोपेनाइड, ये सेफेलोस्पोरिन, टॉलब्यूटामाइड अभी एक जगह ड्रग में और पढ़ोगे, मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको जरूर याद दिलवाऊंगा कि मैंने आपको अल्कोहल में पढ़ाया था, आपको याद होगा कि नहीं होगा वो आप पे देखूंगा, ठीक है। ये ड्रग एक जगह और आएंगे, टॉलब्यूटामाइन और सेफेलोस्पोरिन एक जगह और आने वाले हैं, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, ये किनको नहीं देना, ये उनको मत देना जिनका लीवर में प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है
जितना भी ड्रग है वो लीवर में मेटाबोलाइज होना है। अब लीवर पहले ही खराब है, आप और ड्रग दे दोगे और दिक्कत आने वाली। और प्लस वो ऐसे पेशेंट जो बहुत ज्यादा ही पागल हो गए अल्कोहल के पीछे, उनको भी नहीं। क्यों? कि भले ये सिम्टम्स उनकी जान भी ले सकते हैं, वो अल्कोहल छोड़ेंगे नहीं, और आप बार बार दोगे तो सिम्टम्स उनकी भी जान ले सकते हैं। ठीक है, टोलबुटामाइन एंटी, हाँ ठीक है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। किसी ने पूछा कि टोलबुटामाइन एंटी डायबिटिक ड्रग है, ये मैं जब पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कौन सा ड्रग। अभी मैंने नहीं पढ़ा इसलिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो दिस मेडिसिन कैन हेल्प कीप यू फ्रॉम ड्रिंकिंग बिकॉज ऑफ द अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट दैट विल अकर यू कंज्यूम अल्कोहल विद द टेकिंग एंटासिड। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हमारा लास्ट बचा है मिथाइल अल्कोहल, दैट्स कॉल्ड मिथेनॉल। अब हमने बोला कि मिथेनॉल इज यूज्ड टू डीनेचुरेट इथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल का वैसे काम क्या है? इथाइल अल्कोहल डीनेचुरेट करना, बॉडी के अंदर नहीं, बाहर। जब इथाइल अल्कोहल होती है उसको डीनेचुरेट कर दो। डीनेचुरेट की मिथेनॉल काम आता है उसको डीनेचुरेट करने के लिए। ठीक है, इंजेक्शन रिजल्ट इन मेथनॉल पॉइजनिंग। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है कि भैया मेथनॉल पीने से जान क्यों जाती है। क्या ऐसा रीजन है भैया कि मेथनॉल पीने से जान चली जाती है? अभी मैंने जो आपको पहले वाली साइकिल बताई थी इथेनॉल वाली, आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब मेथनॉल की पढ़ते हैं। मेथनॉल का, उसमें हमने इथेनॉल पढ़ी थी, तो उसमें भी एंजाइम वही रहेंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस रहेगा, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस रहेगा, बस प्रोडक्ट अलग बनेंगे। वहां इथेनॉल पी के क्या बन रहा था? वहां पर बन रहा एसिडिहाइड, इसमें बनता है फॉर्मल्डिहाइड। और फिर फॉर्मल्डिहाइड से वहां पर बन रहा था एल्डिहाइड डीएसओ डाल के एसीटेट, यहां बनता है फॉर्मिक एसिड। यहां पर बनता है क्या? फॉर्मिक एसिड। और ये फॉर्मिक एसिड आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये आपकी फॉर्मिक एसिड आपकी जान, एसीटेट आपकी जान नहीं लेता था इथेनॉल में, वो तो कोई नॉर्मल है, मगर अगर मेथनॉल पी तो फॉर्मिक एसिड बनता है और ये आपकी जान ले लेता है। तो ध्यान रखना, मेथनॉल पीने से जान नहीं जाती, मेथनॉल पीने की वजह से बॉडी में फॉर्मिक एसिड बनता है, उसकी वजह से आपकी जान चली जाती है। क्योंकि फॉर्मिक एसिड का बहुत ज्यादा टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं। और फॉर्मिक एसिड के दो नाम और हैं, मिथेनोइक एसिड और फॉर्मेट। क्या? मिथेनोइक एसिड और फॉर्मेट। क्यों? क्योंकि मिथोन की, मिथाइल की वजह से बन रहा है। ठीक है, इसको फॉर्मूला क्या होता है? SCOOH। ये आपका क्या होता है? ये होता है आपका फॉर्मिक एसिड। ये अगर बॉडी में जाए, ठीक है ये करता क्या है बॉडी में जाके, क्या देता है? कंसंट्रेशन फॉर्म सीवियर कॉज इन जीआईटी। आपकी जैसे ही जीआईटी में जाता है खतरनाक रिएक्शंस करता है और आपकी किडनी और लीवर को फेलियर कर देता है। ये मेन काम, जैसे कंसंट्रेशन फॉर्म किया। और ये नेचुरली मालूम कहाँ मिलता है? फॉर्मिक एसिड रेड अंट में। अगर आपको कभी लाल चीटी खाई है तो आपने देखो कितना, एक छोटा सा ही जब फॉर्मिक एसिड जाता है तो कितना पेन होता है। जो होता है ना लाल चीटी खाई तो कितना खतरनाक पेन होता है, तो रेड अंट में नेचुरली मिलता है। तो ये ठीक है, तो वहां से आप फील कर सकते हो जब थोड़ा सा स्किन में जाता है तो कितनी तकलीफ क्रिएट कर जाता है। अगर ये बॉडी में चल जाता तो कितना टॉक्सिक हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? मैनिस्ट्रेशन और वॉमिटिंग, हेडेक, वर्टिगो, सीवियर एब्डोमिनल पेन, हाइपोटेंशन, डेलिरियम। अब ये सब समझना, वर्टिगो यानी चक्कर आना, एब्डोमिनल पेन समझ, हाइपोटेंशन यानी बीपी लो होना, डेलिरियम यानी इल्यूजन होना, कुछ नहीं समझ आना, कंफ्यूजन हर चीज में। एसिडोसिस यानी बॉडी में एसिड ज्यादा हो जाएगा। क्यों भैया? अभी फॉर्मिक एसिड ही तो है, अब ये बॉडी में ज्यादा होगा तो बॉडी में एसिडोसिस ज्यादा हो जाएगी। अब हर चीज को कैसे ठीक करोगे भैया? एसिडोसिस ज्यादा होगी तो क्या ठीक करोगे? सिंपल सी बात है, बेसिक पिलाओ भैया। पेशेंट को क्या पिलाओ? सोडियम बाइकार्बोनेट पिलाओ, तो वो इस एसिड को बेसिक जाके इसको न्यूट्रल करेगा। यही तो करेंगे और पेशेंट कोमा में जा सकता है। फॉर्मिक एसिड कॉज रेटिनल डैमेज रिजल्टिंग इन ब्लाइंडनेस। तो भैया पेशेंट को जब रेटिना डैमेज हो रही है तो पेशेंट को अंधेरे में रखा जाता है। अंधेरे वाले कमरे में क्या आंखों पे क्या एकदम रोशनी ना पड़े, नहीं तो पेशेंट अंधा हो जाता है। और डेथ तो रेस्पिरेटरी फेलियर से इथेनॉल में भी हो रही थी, और मिथेनॉल में तो मोस्ट कॉमन है कि हो जाती है। लेकिन मगर मिथेनॉल में इतने सारे और पॉइंट्स, पता नहीं जाने कितने पॉइंट्स हो जाते हैं कि वो पेशेंट को अफेक्ट करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा? मैं तो वही बात है जो मैंने आपको पॉइंट पढ़ा है बस उन्हीं पे दिमाग लगाओ, कुछ अलग से पढ़ना ही नहीं है। पेशेंट को क्या हो रहा है? एसिडोसिस अगर हो रही है तो आप क्या पिलाओ? सोडियम बाइकार्बोनेट पिलाओ। वो क्या है? वो बेसिक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप इंट्रावीनस लगा देते हो, इन्फ्यूजन कर देते हो सोडियम। ये क्या है? ये बेसिक है। ये उससे करके बॉडी को फिर से न्यूट्रल कर देता है। ठीक है, प्लस पेशेंट शुड बी कीप्ड इन अ डार्क रूम। आंखों को बचाने के लिए क्या? डार्क रूम में रखो। ठीक है, गैस्ट्रिक लेवेज का मतलब होता है कि उसको भैया जो उसके पेट में उसको सब बाहर निकलवाओ, यानी उल्टी उल्टी करवाओ, कुछ ऐसी चीजें खिलवाओ कि जो भी कंटेंट है उसे बाहर निकालो स्टमक से। तो उसे कोई भी ऐसी चीजें खिलवाओ जिससे उसको वोमिटिंग आए। बीपी और वेंटिलेशन तो तुरंत। क्यों भैया? वेंटिलेशन क्यों और बीपी क्यों? क्योंकि पेशेंट को
हाइपो, पढ़ के आए थे, हाइपोटेंशन हो रहा था, नहीं बीपी लो हो रही थी। वेंटिलेशन क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा था, यानी बस पॉइंट याद रखो, वही ठीक करने, रेस्पिरेटरी फेलियर हो रहा है तो पेशेंट को बीपी। अब इथेनॉल, जो इथेनॉल अल्कोहल इज गिवन एज इन्फ्यूजन, अब वही चीज आ गई, बताया तभी मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया था कि मिथेनॉल अगर पी लिया है तो इथेनॉल चढ़ाया जाता है एज एन इन्फ्यूजन, इट कंपीट्स विद मिथेनॉल। क्यों कंपीट करता है? ये वही पॉइंट अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था, जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, देखो सिंपल सी चीज समझाता हूं, मिथेनॉल पी क्या बनता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस से, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस से क्या बन गया? फॉर्मल डी, क्या बनता है? फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। फिर एक नया एंजाइम और आता है, कौन सा एंजाइम आता है? एंजाइम आता है कौन सा? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, वो बना देता है फॉर्मिक एसिड। तो आपको अगर फॉर्मिक एसिड रोकना है तो आप क्या करो, इधर ही रोको उसको, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, यहां पर उससे लड़ाई करो कि भैया आप पहले पहुंच जाओ, आप पहले पहुंच जाओ, आप क्या नहीं बनने दो, फॉर्मल्डिहाइड मत बनने दो, और फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना तो फॉर्मिक एसिड भी नहीं बनेगा। तो इथेनॉल क्या है? इथेनॉल पिलाने से इथेनॉल मेथनॉल के साथ कंपटीशन करने लग जाता है और बोलता है नहीं भैया, अब एंजाइम तो एक ही है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, जो दोनों में काम आता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस दोनों में काम आता है भैया, जो पहले पहुंच जाएगा ये उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? अगर मिथेनॉल पहुंच गया तो उसको कन्वर्ट कर देगा फॉर्मल्डिहाइड में, और इथेनॉल पहुंच गया तो उसको कन्वर्ट कर देगा एसिड किसमें? एसिटल्डिहाइड में। तो अब आप देख लो भैया, इथेनॉल ज्यादा पिला, इथेनॉल पिला देते हो तो इथेनॉल क्या, मिथेनॉल को पीछे छोड़ देता है और कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एसिटल्डिहाइड में। और नहीं तो मिथेनॉल पहुंच गया तो फॉर्मल्डिहाइड बना ही लेगा, और एक बार फॉर्मल्डिहाइड बन गया तो फिर आप फॉर्मिक एसिड बनने से नहीं रुक सकते। फिर तो अगर फॉर्मिक एसिड भी नहीं बना तो फॉर्मल्डिहाइड बहुत सारे रिएक्शंस दिखाएगा बॉडी में। तो मेन काम आपको कहां रोकना है? आप भैया उसको रोको कि फॉर्मल्डिहाइड बनने की जगह आप उसको क्या, एसिटल्डिहाइड बना दो, और एसिटल्डिहाइड बन गया तो फिर भैया एंजाइम आ जाएगा कौन सा? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेस, वो तो दोनों में आ रहा था, और बन जाएगी एसीटेट। तो मैंने जो आपको कहा था मैं आगे समझाऊंगा, ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। एथेनॉल इज गिवन एज इन्फ्यूजन, इट कंपीट्स विद मेथनॉल फॉर अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, इट स्लोज द मेटाबॉलिज्म ऑफ मिथेनॉल। भैया ये पहले पहुंच जाए, एंजाइम तो एक ही है, अब इथेनॉल आके भैया बोल देता है कि चलो हमें कन्वर्ट करो, एंड दस प्रिवेंट्स फॉर द टॉक्सिक इफेक्ट, टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। क्योंकि ठीक है, इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेस लेक्चर।